दोस्तों, भारत सरकार अपनी मिलिट्री को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। इसके लिए हमारे मिलिट्री के जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, इनके बीच में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक्सरसाइज़ समन्वय शक्ति 2025 चालू की गई है। इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा-सा बेसिक जानकारी देख लेते हैं। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 एक मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत की गई है लाईपुली अपर आसाम में और पैरेलल एक्सरसाइज इसी प्रकार की 20 से लेकर के 30 अगस्त तक मणिपुर में की जाएगी। इसका उद्देश्य है सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑपरेशन कैसे करके कर सकते हैं, सिनर्जी और यूनिफाइड अप्रोच कैसे करके डेवलप करना है ताकि रीजन के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को एफिशिएंट तरीके से हम टैकल कर सकें। कुल मिलाकर के देखा जाए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है और सिविल इंस्टीट्यूशंस है दोनों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इनॉग्रल सेशन में काफ़ी डाइवर्स स्टेक होल्डर हमको देखने को मिले। इंडियन आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और जीईआरएफ, मेडिकल ऑफिशियल्स, रेलवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेट सिक्योरिटी जैसे ऑयल इंडिया, आईओसीएल, कोल इंडिया, लोकल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर बैठे थे। मतलब एक होल गवर्नमेंट प्लस सोसाइटी अप्रोच को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। फोकस एरियाज की यदि हम बात करें असम एंड मणिपुर में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बात करी जाएगी। कभी फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, पब्लिक वर्क एंड फॉरेस्ट इनिशिएटिव, नार्कोटिक कंट्रोल, इरिगेशन एंड रोड सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट इन आर्म्ड फोर्सेस एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बिटवीन पुलिस, आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर ऑपरेशन सद्भावना, आर्मी का सिविल मिलिट्री ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिफाइन करना ताकि इमरजेंसी या फिर सिक्योरिटी चैलेंज के वक्त सभी एजेंसी एक साथ आ जाए। कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रीमलाइन करना, कोई बैरियर या फिर डिले ना हो। रेडीनेस इन्हेंस करना मतलब प्रैक्टिकल रिहर्सल के थ्रू पीपुल आर्मी बॉन्ड को स्ट्रेंथ करना, ट्रस्ट और कोऑपरेशन का इकोसिस्टम तैयार करना है। महत्व की बात करें तो सिक्योरिटी चैलेंज हैंडल कर सकते हैं, डिजास्टर में अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऑपरेशन सद्भावना का एक्सपांसन होगा, मतलब आर्मी का गुडविल मिशन और स्ट्रांग हो जाएगा। नेशनल बिल्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात यहाँ पर करी जाती है। लोकल कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन के बीच में भरोसा पैदा होगा जो लंबे समय तक शांति और विकास लेकर के आएगा बॉर्डर वाले एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं इस पहले एडिटोरियल को जो कि बात करता है अभी हाल फिलहाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया चल रही है बिहार में। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं कि ये एसआईआर क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। अब ये जो केस है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है कि कैसे करके आपने 65 लाख लोगों को वोट डालने से आउट कर दिया है। इसकी आप डिटेल्ड लिस्ट जारी करिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब एसआईआर के विरोध में अपोजिशन पार्टी ने अपना प्रदर्शन काफी इंटेंसिव कर दिया है, तेज कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे जो आर्टिकल हैं दोस्तों इसके ऊपर लिखे गए हैं। ये वाला जो आर्टिकल है रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से ये आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पर हम राइटर के विचार को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरुआत जो करी जाती है दोस्तों, इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जो कि 1950 से 1958 के टाइम पीरियड में
अपनी पोस्ट पर रहे थे। इनके बारे में बोला जाता है कि ऐसे पर्सन थे जो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन अपने काम के लिए तो जाने जाते थे। ठीक है? काम बहुत बड़ा करके गए हैं और आप उस समय सोच लीजिए कि चुनाव आयोग का गठन भी नया-नया हुआ था और इतनी सारी जनसंख्या थी हमारे देश की, सब लोगों ने बेटर तरीके से वोट डाला और सरकार चुना। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कोई बुक या फिर मेमोरीज को पब्लिश नहीं किया था, लेकिन उनका नाम हिस्ट्री में इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और इंक्लूसिव इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे। उनकी लाइफ ही एक मैसेज देती है आज के ऑफिशियल्स को। हिस्ट्री तुम्हारे काम को याद रखती है, तुम्हारी स्पीचेस या फिर एक्सक्यूज को याद नहीं रखती है। अब बात करी जाती है दोस्तों, 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था जिसमें कहा गया कि बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख वोटर को एक्सक्लूड करने का रीजन और उनके नाम आप जनता के सामने रखिए। ये ऑर्डर चुनाव आयोग के लिए एक झटका था। उसके बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बड़ा एक्सपोज किया था, जिसके बाद और भी क्वेश्चन उठने लगे हैं। इस वजह से चुनाव आयोग अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का सामना कर रहा है। और 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिएक्शन आए, उनसे लग रहा है कि सिचुएशन खराब होने वाली है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके लिए आप एफिडेविट दीजिए, और आप यदि एफिडेविट नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने आरोप गलत लगाए हैं और आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बात और है कि इस प्रकार से जब चुनाव आयोग यदि एफिडेविट मांगना ही था तो इसके पहले जब बीजेपी के कोई लीडर ने चुनाव में फ्रॉड का आरोप लगाया था तो उस टाइम में उन्होंने क्यों नहीं एफिडेविट मांगा था। इसके ऊपर चुनाव आयोग चुपचाप है। ये क्लियर नहीं था कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अचीव करना चाहा था। कभी वो अपने आप की तारीफ कर रहे थे, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेसी, कभी पॉलिटिकल पार्टीज पर वोटर लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं और कभी इनडायरेक्टली अपोजिशन लीडर को टारगेट कर रहे हैं, वो भी गलत लीगल रेफरेंस के साथ में। मतलब चुनाव आयोग को खुद भी श्योर नहीं था कि वो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, उसकी आलोचना की जाती राइटर की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसके डाउट क्लियर कर दे। तो वो काम तो हुआ नहीं। अगर वोटर को ये एश्योरेंस देना था कि वोटर लिस्ट सही है और सिक्योर है, तो वो भी नहीं हुआ। अगर अपोजिशन और जर्नलिस्ट के क्वेश्चन जो वोटर एनोमलीज के बारे में थे का जवाब देना था, तो वो भी प्रॉपरली नहीं दिया गया। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाई है। अब आगे बोला जा रहा है कि जो चीज चुनाव आयोग ने एक्चुअली की वो ये थी कि उन्होंने अपोजिशन के क्लेम को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अपोजिशन पहले से कह रहा है कि चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है। हमेशा से चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है। और आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन है, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए। प्रधानमंत्री बैठेंगे, अपोजिशन का लीडर बैठेगा और सीजेआई बैठेंगे। 3 लोगों की कमेटी मिलकर के चुनाव आयोग का चयन करेगी। लेकिन सीजेआई को आपने बाहर कर दिए हैं, अपना मंत्री को बैठा दिए हैं, मतलब आप अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेट भर गया क्लिप से, जहां चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनकवरिंग आंसर देते हुए हमको दिखे थे। अब एक एग्जाम्पल है कि चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर फ्रॉड आइडेंटिफाई करने के लिए जो वीडियो फुटेज होता है
वो शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे वुमेन की प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी। ये जो रीजनिंग है एब्सर्ड है, बेवकूफ़ी है। दूसरा एग्जाम्पल है, चुनाव आयोग ने पूछा कि पॉलिटिशियन ये इशू रिजल्ट के बाद क्यों उठाते हैं, पहले क्यों नहीं उठाते जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बूथ लेवल एजेंट को मिलती है। आंसर सिंपल है कि भाई वोटर फ्रॉड रिजल्ट के बाद ही क्लियर होता है ना कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं होती, बोगस वोटिंग पैटर्न समझना मुश्किल है। ये फैक्ट चुनाव आयोग को नहीं पता है। ये खुद के अलार्मिंग चीज है। एक बात यहाँ पर ये बोली जा रही है और सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने पब्लिक को नहीं बताया। वो ये है कि चुनाव आयोग चुनाव के पहले जो वोटर लिस्ट का डेटा हमको देती है, वही डाटा चुनाव के रिजल्ट के बाद कभी शेयर नहीं करती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी सिर्फ पहले तक होती है, लेकिन रिजल्ट के बाद वही इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल के पहले राइटर, मतलब जो कांग्रेस पार्टी की बिहाफ में लिख रहे हैं, उन्होंने 27 दिसंबर 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था और डिमांड किया था कि महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्टोरल रोल प्रोवाइड किए जाने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक और लेटर 17 जनवरी 2025 को भेजा गया, उसका भी जवाब नहीं आता है। मतलब चुनाव आयोग कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। तो चुनाव आयोग को ये चीज समझना चाहिए कि भाई आपसे जो जानकारी मांगी जा रही है सूचना के अधिकार के अंतर्गत, उसका आप आंसर दें। जब चुनाव आयोग बार बार इग्नोर कर रहा है तो राइटर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने केस सुना और 25 फरवरी 2025 को नोटिस इशू किया। उस दिन चुनाव आयोग ने बोला था कि उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को डायरेक्ट कर दिया है कि वो मैटर को लॉ के हिसाब से डिसाइड करें और रिटर्न ऑर्डर दें। कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और बोला है कि 3 महीने के अंदर डिसीजन आपको लेना चाहिए। इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आर्टिकल के राइटर खुद महाराष्ट्र के सीईओ के सामने गए। उन्होंने कॉलेजियस हरियाणा के सीईओ के सामने अपना बात रखी। फिर सीईओ महाराष्ट्र ने 22 मई 2025 को ऑर्डर पास किया और सीईओ हरियाणा ने 24 मई 2025 को अपना ऑर्डर दिया था। दोनों ऑर्डर ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे। दोनों ने कोई नई वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करी। उन्होंने वही पुराना आर्गुमेंट रिपीट कर दिया जो चुनाव आयोग बार बार कहता है कि डेटा तो पहले इलेक्शंस के टाइम दे दिया गया था, कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर है, और अगर कुछ और चाहिए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के रूल के अंडर अप्लाई करो। मतलब एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के रूल और एक्सक्यूज के पीछे छिपना। कौन छिप रहा है? चुनाव आयोग छिपा अपने आप को छिपा रहा है। ये जो आंसर है खुद सब कुछ बता देता है। रिक्वेस्ट के 5 मंथ बाद भी चुनाव आयोग ने बस एक्सक्यूज दिया है और मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया है। सिंपल शब्दों में कि ये जो स्टोन वालिंग है, मतलब जानबूझकर जो रोका जा रहा है जानकारी को, और वो भी ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज का यूज करके। मतलब रियल स्क्रूटनी से बचने के लिए सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स और रूल्स का क्या किया जा रहा है, साधन लिया जा रहा है। इसके बाद इसी प्रकार की जो सेम स्ट्रेटजी है, चुनाव आयोग ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के केस में भी ट्राई करी है। यहाँ पर किस प्रकार से दुर्घटना घटित हुई? यहाँ इशू था कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख नेम को डिलीट कर दो। चुनाव आयोग ने इसके रीजन और डेटा को देने से मना कर दिया और आधार जैसे कॉमन आईडी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को बोला, ठीक है, ईसीआई के आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और क्लियरली बोला कि डिलीटेड वोटर के नाम पब्लिश करो, डिलीशन के रीजन बताओ,
डाटा सर्चेबल मोड में हो, साथ ही इलेक्टोरल्स फोटो आइडेंटिटी के साथ में, एपिक नंबर के साथ में। आधार को आप वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करो जहां वोटर एग्रीवेट है, ठीक है, जिनके पास मतलब ज्यादातर लोगों के पास आधार आपको मिल जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि प्रेस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज्यादा वक्त अपने ट्रांसपेरेंसी और वोटर्स पे की जो प्रति कमिटमेंट है उसकी तारीफ करने के लिए लगा दिया था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि चुनाव आयोग को अपना बेसिक ड्यूटी करने के लिए कोर्ट का डायरेक्शन क्यों लेना पड़ता। कोर्ट जब तक आदेश नहीं देगी वो चुपचाप बैठे रहता। इस वजह से क्लियर है कि ये क्राइसिस किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने खुद क्रिएट किया है। अब सिचुएशन ये है कि चुनाव आयोग पर सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ रूलिंग पार्टी को छोड़ के। और अब वोटर का ट्रस्ट भी ग्रेजुअली खत्म हो रहा है, मतलब जिसका काम वोटर की सर्विस करना है, सेवा देना है, वही उनके ट्रस्ट को लॉस कर रहा है। प्रेस की मीटिंग में चुनाव आयोग ने एक एनालॉजी दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग वोटर के साथ में एक माउंटेन की तरह खड़ा है, लेकिन असली बात यह है कि डेमोक्रेसी में माउंटेन वोटर्स होते हैं, लोग होते हैं, ना कि चुनाव आयोग या फिर उसका कोई अधिकारी। चुनाव आयोग सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को सर्विस देने के लिए बनाया गया है, वो खुद माउंटेन नहीं बन सकता है। सेकंड नंबर का जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये भी हमारे वोट के अधिकार के बारे में है और हम लोगों को अपने वोट्स के राइट्स के प्रति जागरूक करने से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आधार बनाया गया है वो बिहार का एसआईआर रिवीजन है, उसको बेस बना करके ये आर्टिकल लिखा गया है। भारत की जो जनसंख्या है लगभग लगभग 1.4 बिलियन हो चुकी है, ठीक है। पहले 125 करोड़ बोलते थे, अब बढ़ करके ये लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। इतने सारे लोगों से हमारे देश की डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ है, जहां हर वोट मैटर करता है, लेकिन बिहार के मिलियन ऑफ माइग्रेंट के लिए डेमोक्रेसी उन्हें क्वाइटली, मतलब पीछे छोड़ते जा रही है, उनको पीछे धकेलते जा रही है, क्योंकि जब आप वोट नहीं डालते हैं आपको अपने वोट की वैल्यू ही नहीं पता रहती। एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है। बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज किए गए हैं और इस प्रोसेस में 3.5 मिलियन मतलब 35 लाख माइग्रेंट का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है, जो कि टोटल वोटर का 4.5% है। सबसे ज्यादा किसके नाम कटेंगे? माइग्रेंट लेबर के, क्योंकि न तो कागज है और ना ही वो घर में मिलेंगे आपको। वो तो चले गए हैं कमाने के लिए, मुंबई चले गए हैं, कोई नागपुर गया है, कोई दिल्ली गया है, ऐसे कमाने के लिए वो लोग निकल चुके हैं। आपने वोटर लिस्ट से नाम को जो डिलीट किए हैं, क्योंकि अब हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन तो हुआ है, ये माइग्रेंट्स अपने घर पर अवेलेबल ही नहीं मिले और उनको परमानेंटली माइग्रेटेड लेबल कर दिया गया है। घर में नहीं थे आप, बाहर कमाने गए हो, मतलब आपने घर ही छोड़ दिया। मतलब अब ये लोग परमानेंटली डिसफ्रेंचाइज हो गए, मतलब मतदान अधिकार से हमेशा हमेशा के लिए इनको डिलीट कर दिए। ना तो अपने वर्क सिटी में वोट डाल पाएंगे और ना ही अपने गांव जाकर के वोट डाल पाएंगे, क्योंकि अब काम धाम में लगे हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं ईटा गारा के काम में। अब ऑफिस के चक्कर काटना हमारे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा है हम अपने काम में लगे रहेंगे। हमको आप छुट्टी भी मत दो, जिस दिन वोट डलेगी उस दिन हम काम में जाएंगे। 500-600 रुपया दिहाड़ी जो मजदूरी आ रही है वो आएगी, घर में बैठे रहेंगे, वोट डालने जाएंगे तो हमको वो भी नहीं मिलेगा। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां माइग्रेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक चॉइस नहीं है, मतलब खाली हम रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि सरवाइव करने के लिए जा रहे हैं। मतलब लोग मजबूरी में माइग्रेट करते हैं, जॉब और लाइवलीहुड के लिए जाते हैं।
और इसी वजह से दशकों से बिहार की इकोनॉमी और घर-घर माइग्रेंट लेबर के पैसे से चल रही है बिहार की इकोनॉमी। गाँव में आज भी आपको बहुत सारे लॉक्ड होम मिलते हैं। गाँव में घरों में आप जाकर के देखेंगे तो बिहार के घरों में ताला लगा हुआ है, ठीक है? खास करके पुअर और वल्नरेबल माइग्रेंट्स के घर में, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। अब प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट्स लेबर अपने फैमिलीज को भी साथ में ले जाने लगे हैं या फिर उन्हें मैरिटल होम्स, ससुराल की तरफ या फिर रिलेटिव के यहाँ पर छोड़ जाते हैं। सेफ्टी के हिसाब से छोड़ कर के जाते हैं क्योंकि नई-नई शादी हुई है, ठीक है? घर में शादी के लायक बेटी हो गई है, अब अकेले उसको घर में रख नहीं सकते हैं, तो मायके में छोड़ देंगे, ससुराल में छोड़ देंगे और चले जाएँगे कमाने के लिए, इस प्रकार से होता है। लेकिन इस रियल ग्राउंड रियलिटी को स्टेट ने इग्नोर कर दिया है, सरकार ने इग्नोर कर दिया है और माइग्रेशन को समझ लिया कि ये लोग अपने इलेक्टोरल राइट भी छोड़ दिए हैं। घर छोड़ दिए हैं मतलब वोट भी नहीं डालेंगे, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब माइग्रेशन को अबेंडनमेंट ऑफ वोटिंग राइट की तरह इंटरप्रेट कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अब असल प्रॉब्लम इंडिया की इलेक्टोरल सिस्टम की डिजाइनिंग में है। ये सिस्टम अभी भी एक सेडेंटरी सिटीजन जो एक जगह से परमानेंटली सेटल हो गए, उसको क्या बोलते हैं? सेडेंटरी सिटीजन। मतलब गांव से निकले और नागपुर में ही जाकर के परमानेंट हो गए। इस कॉन्सेप्ट पर सरकार ने अपना बेस बना लिया है। वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी है। मतलब प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आपके पास कागज होना चाहिए। दूसरी बात, आप घर में मिलना चाहिए, नहीं मिलोगे मतलब आपका वोट का राइट गया। लेकिन माइग्रेंट्स के केस में क्या होता है, जो लोग रेंटेड रूम में रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में रह रहे हैं, फुटपाथ या फिर स्लम में रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर कागज नहीं होते हैं या उन्हें देना डिनाई कर दिया जाता है। मतलब हो सकता है सरकार ने खुद ही उनको कागज नहीं दी है और फिर बाद में कह रही कि आप कागज लेकर के आओ। रिजल्ट ये रहता है कि उनके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो लोग करवा ही नहीं सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। यहाँ से जो एक्सक्लूजन किया जा रहा है और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब रीजनलिज्म और सब नेशनलिज्म का एंगल आ जाए। जो होस्ट स्टेट है, मतलब जहाँ माइग्रेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पर माइग्रेंट को अक्सर जॉब स्टीलर या फिर पॉलिटिकल थ्रेट समझा जाता है। क्यों आ गए हैं ये लोग कमाने के लिए? हम लोगों को काम ही नहीं लोगों को मिल रहा, हम लोगों की जॉब छीन रहे हैं ये लोग। इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कोटा है, इसको सरकार लेकर के आती है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट डोमिसाइल नॉर्म्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। इस पॉलिटिकल सेंटीमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट माइग्रेंट्स के पॉलिटिकल इंक्लूजन पर पड़ता है। होस्ट स्टेट माइग्रेंट को आउटसाइडर समझ करके उनका वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेबर के वोट से चुनाव का रिजल्ट बदल जाएगा, हम लोग हार जाएंगे। इस वजह से माइग्रेंट्स को अपने डेस्टिनेशन स्टेट में रजिस्टर होने से डिस्करेज किया जाता है। और अब ये सिचुएशन है कि माइग्रेंट्स डबल डिसफ्रेंचाइजमेंट के शिकार हो गए। कैसे हो गए हैं? घर घर में जाकर के वोट नहीं डाल सकते और जहां कमाने गया हूं मैं वहां भी वोट नहीं डाल सकता हूं। दिक्कत ये हो गई है, डबल डबल रूप से मेरे को वोट डालने से आउट कर दिया जा रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने नवंबर 2015 में इलेक्शन कमीशन के फंडिंग से एक स्टडी पब्लिश करी थी, इंक्लूसिव इलेक्शंस इन इंडिया, ए स्टडी ऑन डोमेस्टिक माइग्रेशन एंड इश्यूज इन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इस स्टडी का कंक्लूजन ये रहा था कि माइग्रेंट्स को होस्ट स्टेट के इलेक्टोरल प्रोसेस से सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मार्जिनलाइज किया जा रहा है मतलब ना तो वो वहां के रह जा रहे हैं, ना तो यहाँ के रह जा रहे हैं। जैसे कि 3 रीजन बताए गए हैं: एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, डिजिटल लिटरेसी के कारण
और सोशल एक्सक्लूजन के कारण। एडमिनिस्ट्रेशन के कारण मतलब उनके पास में एड्रेस प्रूफ नहीं है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम जा रही है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है उनको। सोशल एक्सक्लूजन कैसे है? यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको आउटसाइडर समझ करके पॉलिटिकल स्पेस से एकदम दूर कर दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग ये रही थी कि जहां माइग्रेशन रेट ज़्यादा है वहां वोटर टर्नआउट बहुत लो रहता है। मतलब माइग्रेशन डायरेक्टली लोअर पार्टिसिपेशन से लिंक कर दिया गया है। लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस ने प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया है। मतलब डेमोक्रेटिक डेफिसिट हमारा और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। एक बात और बोली जाती है दोस्तों कि ये जो इतने सारे लोग बाहर हुए हैं, माइग्रेंट्स लेबर बाहर हुए हैं, इसका कारण हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक अधिकारी की वजह से ऐसा हुआ है। ये चीज बल्कि एक डेमोक्रेटिक रप्चर है, लोकतांत्रिक दरार है। बिहार के पिछले 4 असेंबली इलेक्शन में एवरेज वोटर टर्नआउट मात्र 53% था। इसका मतलब क्या है? बिहार की आधी जनसंख्या वोट ही नहीं डाल रही है, जो कि मेजर इंडियन स्टेट में सबसे लोवेस्ट है। कंपेयर करें तो गुजरात में एवरेज 64% हुआ, कर्नाटक में 70% हुआ। मतलब जहां माइग्रेशन ज़्यादा है, जैसे बिहार में ज़्यादा है, वहां टर्नआउट कम है। जहां माइग्रेशन कम है, गुजरात और कर्नाटका में, वहां पर वोट लोग ज़्यादा डाल रहे हैं। इसके बाद माइग्रेशन का डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। माइग्रेशन के डेटा से आप समझ लीजिए, एस्टिमेशन के हिसाब से देखा जाए बिहार से हर साल लगभग 7 मिलियन सर्कुलर माइग्रेंट बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। 7 मिलियन लोग जा रहे हैं, 70 लाख लोग जा रहे हैं। इसमें से 48 लाख जून से सितंबर के बीच में माइग्रेंट करते हैं। मतलब ये लोग, आधे लोग ऐसे हैं जो कि सीजन सीजन में कमाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनमें से भी जो आधे हैं, 27 लाख लोग हैं, अक्टूबर नवंबर के फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली के टाइम में घर आ जाते हैं। इस बार इलेक्शन भी इसी समय हो रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि इन माइग्रेंट्स के नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ कर दिए गए हैं। मतलब जो लोग त्योहार में आएंगे, हो सकता है उसी टाइम में वोट डाल देते हम लोग त्योहार के साथ में, मगर त्योहार के साथ आप त्योहार मनाओगे, वोट नहीं डालोगे। यही आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। मतलब जो घर आएंगे खुशी खुशी की कि भाई मेरा दो काम हो जाएगा, मैं वोट भी डाल दूंगा और पटाखा भी फोड़ लूंगा। लेकिन इस बार सरकार ने पटाखा पहले ही फोड़ दी है। डिसफ्रेंचाइजमेंट 2019 में लॉन्च हुआ था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है। मतलब मैं बिहार में रहता हूँ, मैंने राशन कार्ड बड़े मुश्किल से बनवाया हूँ। मैं चला गया नागपुर कमाई करने के लिए। पहले मेरे को नागपुर में राशन नहीं मिलता था, अब मेरे को राशन मिल जाएगा, जिससे राशन कार्ड होल्डर अपनी इंटाइटलमेंट पूरे इंडिया में एनीवेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन पिछले 6 सालों में इसका अपटेक माइग्रेंट के लिए बहुत लिमिटेड रहा है। क्यों? मैं राशन की दुकान तो गया, लेकिन उसने बोल दिया कि राशन खत्म हो गया है। बोला बुधवार के दिन आया, फिर बुधवार के दिन गया तो बोला नहीं, अगले बुधवार के दिन जाना आना। मई 2025 तक सिर्फ 3.5 लाख हाउस होल्ड ने इस पोर्टेबिलिटी का फायदा उठाया था। ऐसा क्या हो सकता है? डुअल रेसिडेंसी, घर पर भी राशन लेना पड़ रहा है, यहाँ भी लेना पड़ रहा है। फियर ऑफ लॉसिंग एंटाइटलमेंट, अगर डेस्टिनेशन पर शिफ्ट करें तो घर पर राशन नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी है, डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रूवल है, पार्षद है, सांसद के पास जाओगे तो बन जाएगा, नहीं जाओगे तो फिर बिहार ही जाकर के आपको राशन लेना पड़ेगा। माइग्रेंट्स का एक डुअल बिलोंगिंग होता है। कैसे? इकोनॉमिक रोल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जहां हम कमाई करने के लिए गए हैं वहां काम करते हैं और कंट्रीब्यूट भी दे रहे हैं।
पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब होम स्टेट में वहाँ हम वोट डालते हैं। मतलब देखा जाए, वोट हमको वहीं पर डाल देना चाहिए था जहाँ हम कमा रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अब स्टेट इसको डीमोनाइज कर रहा है, मतलब निगेटिव बना करके ट्रीट कर रहा है। माइग्रेंट को क्लियर मैसेज दे दिया जा रहा है, अगर हम जब वेरीफाई करने आए और तुम घर पर नहीं मिले तो फिर सोच लेना, तुम फिर वहीं च रहो, घर मत आओ। मतलब फिजिकल प्रेजेंस को ही एक हार्ड कंडीशन बना दिया गया है। इसके बाद इंडिया नेपाल का 1751 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ओपन है, और हिस्ट्रिकली यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता नाता चलता है। मतलब ट्रेड भी हो रहा है और हमारे शादी विवाह संपन्न हो रहे हैं। बहुत सारी नेपाली और इंडियन वुमेन शादी के बाद एक दूसरे कंट्री में माइग्रेंट कर जा रही हैं, लेकिन अब नए डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स और रिस्ट्रिक्टिव सिटीजनशिप रूल्स उनकी लीगल और इलेक्टोरल स्टेटस को थ्रेट कर रहे हैं। मतलब उनकी वोटिंग राइट भी खतरे में है। यहाँ पर डिफ्रेंचाइजमेंट सिर्फ रीजनल या फिर क्लास बेस्ड नहीं है, बल्कि जेंडर्ड वुमेन को ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। और जीनोफेबिक है, मतलब फॉरेन लिंक्ड आइडेंटिटी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। अब बोला जा रहा है, अब आगे का रास्ता क्लियर है कि इंडिया को एक ऐसे वोटर आइडेंटिटी सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो पोर्टेबल रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगा मैं वहीं से वोट डालूंगा, फ्लेक्सिबल होगा, अलग अलग सिचुएशन में अडॉप्ट हो जाएगा, मोबाइल होगा, मतलब मूवमेंट के साथ में माइग्रेंट होगा। चुनाव आयोग को क्या चाहिए? माइग्रेंट्स के नाम ब्लैंकेट डिलीशन, मतलब एक एक साथ मास डिलीशन करना, उसको बंद करना पड़ेगा। ब्लैंकेट डिलीटेशन जिसको बोला जाता है। डेस्टिनेशन स्टेट के वोटर रोल के साथ में क्रॉस वेरिफिकेशन मॉडल एडॉप्ट आप कर सकते हैं। मतलब अगर एक माइग्रेंट ने कहीं और रजिस्टर किया है तो चेक कर लो ना, बिना उनका नाम अपने आप डिलीट किए। साथ ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और पंचायत को एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो माइग्रेंट्स के लिए आउटरीच कैंपेन और री रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला सकें। बहुत सारी चीज़ें हम केरला से सीख सकते हैं। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने माइग्रेशन सर्वे का एक मॉडल बनाया है, जिससे माइग्रेंट्स की एक्यूरेट डेटा कलेक्शन होती है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्या कंडीशन में रह रहे हैं, क्या उनकी ज़रूरत है। ये मॉडल बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी हाई माइग्रेशन स्टेट में अर्जेंटली हमको लागू करना चाहिए। अगर ये स्टेप आप नहीं लेते हो तो इंडिया को एक साइलेंट वोटर पर्ज का सामना करना पड़ेगा। और जहां पर एकदम बराबरी टांके की टक्कर रहती है ना, वहां पर यदि वोट डिलीट हो जा रहे हैं, मतलब सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिल जाएगा। क्योंकि माइग्रेंट्स लेबर ज्यादातर सरकार की नीतियों से खुश नहीं रहते हैं, वो विपक्ष की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। और ये पर्च किसी एनिमी का नहीं होगा, बल्कि गरीब हार्ड वर्किंग माइग्रेंट्स का होने वाला है, जो अपना घर छोड़ते हैं सिर्फ रोटी, सम्मान और रोजगार की तलाश में, ब्रेड, डिग्निटी एंड वर्क के लिए। तो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके अपोजिशन को अब एक क्रिटिकल सब्जेक्ट पर अपना स्टैंड लेना चाहिए। ये सब्जेक्ट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है भाई, कि कम से कम आप गरीब लोगों के बारे में तो सोचो। ये वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली जुड़ा हुआ है भारत की एनर्जी की डिमांड को पूरी करने से रिलेटेड। पार्टिकुलरली यहाँ पर परमाणु ऊर्जा, परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से जो हम हमारी एनर्जी की पूर्ति करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है।
इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज को खास करके अपोजिशन लीडर को एक क्रिटिकल सब्जेक्ट पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस एसआईआर के पीछे ही पड़े रहें। इसके अलावा सरकार के ऊपर बस आरोप ही लगाते रहें। कुछ और ऐसे सेक्टर हैं जिसके ऊपर भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान लगाने की जरूरत है। वो है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का फ्यूचर। कैसे करके हम स्टेबल कर सकते हैं, कैसे करके हमारे देश में कंटिन्यूस सप्लाई चेन बना रहेगा। क्लाइमेट मिटिगेशन गोल का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बस कोयला से बिजली बनाते रहो, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी चलाते रहो। क्लीन एनर्जी सोर्स को कैसे करके बढ़ाया जा सकता है, एमिशन कम कैसे कर सकते हैं। सरकार एक प्रपोजल लाने वाली है, इसमें दो बड़े कानून में संशोधन होने वाला है। CLNDA 2010 का कानून और एक 1962 का कानून। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, एटॉमिक एनर्जी एक्ट AEA 1962 का कानून। ये दोनों में बदलाव सरकार लेकर के आने वाली है। अभी बीजेपी लीड एनडीए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि वो मानसून सेशन में इन अमेंडमेंट को लाने वाली है। मतलब पार्लियामेंट को फिर से न्यूक्लियर लॉ पर पुराना डिबेट वापस देखने को मिलने वाला है, जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे पार्लियामेंट में। अब यहाँ पर जो प्रपोजल लाया गया है उसका मेन प्लान दो पार्ट्स में हमको दिखाई दे रहा है। इसको भी यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। सरकार CLNDA अमेंडमेंट करेगी, जो कि 2010 का कानून है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि लायबिलिटी ऑफ सप्लायर। मतलब हमने कहीं से कोई चीज खरीदे हैं, कहीं से बिजली खरीदे हैं या फिर कोई प्लांट लगाए। मतलब अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हमारे यहाँ पर होगा तो इक्विपमेंट सप्लायर, जैसे अमेरिका से हमने कोई इक्विपमेंट खरीदे थे, की जिम्मेदारी कितनी रहेगी। ये वैक्सीसियस इशू है, बहुत ज्यादा विवादित मुद्दा है। सेकंड नंबर में आ जाता है AEA अमेंडमेंट। इससे प्राइवेट पार्टी को न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में एंट्री दी जाएगी। अभी तक मेनली स्टेट मोनोपोली हुआ करती थी, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होती थी न्यूक्लियर फील्ड में काम करने के लिए। तो दो बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जब भी इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 की हम बात करते थे, इसके बाद में CLNDA कानून आया, 2010 का कानून आया, तब इस पर काफी तगड़ा पॉलिटिकल टसल हुआ था। कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट ने ये डील पुश करी थी और बीजेपी और जो लेफ्ट की पार्टीज हैं जिसमें CPIM के लीडरशिप में इसका जोरदार विरोध किया था। तब से ही ये एक कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं ये इशू पहले भी हैवी पॉलिटिकल अपोजिशन और डिबेट के कारण रह चुका है। अब लगभग लगभग देखा जाए दोस्तों तो 15 साल पहले 2010 के आसपास सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका पर्पस था अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा। रीजन ये था कि इंडिया किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट नहीं है जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट और लायबिलिटी पे रूल बनाता है। गवर्नमेंट चाहती थी कि लायबिलिटी का सिस्टम इंटरनेशनल कन्वीनेंट, ठीक है, जैसे ग्लोबल नॉर्म और ट्रीटीज के लाइन पर ही होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस पर काफी लंबी बहस हुई थी। इस डिबेट का बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग था। ठीक है। अपोजिशन ने पब्लिक सेंटीमेंट को हाईलाइट किया जो अभी भी दुख भुला नहीं पाया है। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल स्पिल हुआ। 2011 का फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ जापान अर्थक्वेक के बाद में। ये सब इंसिडेंट ने लोगों के दिमाग में सेफ्टी और लायबिलिटी को लेकर के काफी ज्यादा फियर पैदा कर दिया है। अपोजिशन ने
इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया। उनका डिमांड क्या था? सिर्फ ऑपरेटर जैसे एनपीसीआईएल ही रिस्पॉन्सिबल ना हो, सप्लायर जैसे कि रिएक्टर किसने दिया, रिएक्टर इक्विपमेंट प्रोवाइडर करने वाले फॉरेनर कंपनी के ऊपर भी ये जिम्मेदारी डाली जाएगी। हायर कंपनसेशन लायबिलिटी उसी को उठाना रहेगा। रिजल्ट ऐसा हो गया कि जब ये सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज ऐड किया गया ना, तो एक्ट प्रैक्टिकली डेड ऑन अराइवल हो गया। मतलब न्यूक्लियर सप्लायर्स ने इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने या सप्लाई करने से मना कर दिया। अब उनका कहना है तुम्हारे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मैंने तो मशीन बेच दिया हूँ, मेरी क्या गलती है? यदि तुम्हारी खुद के रीजन से तुम उसको फोड़ दे रहे हैं, बम फटाका जैसे फोड़ दे रहे हो, आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो? अब मैं आपको एक एक भी चीज नहीं दूंगा। तो जब ये क्लॉज इंसर्ट हुआ था ना, तो वेस्टर्न सप्लायर जैसे कि यूएस फ्रांस के जो रिएक्टर है या फिर इक्विपमेंट कंपनीज ने इंडिया के मार्केट से दूरी बना लिया था। उनको रिस्क ज्यादा लगने लगा। मैं 2 रुपया की चीज बेच रहा हूँ, कंपनसेशन में मुझे 10 रुपया देना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ से अपने आप को आउट करो। 10 साल पहले इसको ट्वीक मतलब थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश भी हुई, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा था। आज भी इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ल्यूक वार्म हो गया है, मतलब सर्दी खांसी उसको चल रही है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का सार यही रहा है भाई कि CLNDA ओरिजिनली बनाया गया था ताकि इंडिया के पास अपना कंपनसेशन का कानून हो, लेकिन अपोजिशन का दबाव रहा, पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न रहा। इसकी वजह से सप्लायर के ऊपर बोला कि यदि मेरे मजदूर को खरोंच आएगी तो खरोंच के लिए इलाज पानी आप ही करवाना। इससे फॉरेन सप्लायर को ना डर पैदा हो गया था और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारे देश में कम। अब आगे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 2007 में जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील पर डिबेट हो रही थी, तब सवाल उठा था कि क्या गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को सुधार करके प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को अलाउ करेगी। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि इस पर ऑलरेडी एक डॉक्टर राजा रामन्ना कमेटी 1997 का रिपोर्ट आ चुका है। तब से एक्ट का रिव्यू अंडर कंसिडरेशन है, सोच ही रहे हैं, अभी तक विचार ही कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और AEA एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 अमेंडमेंट का आइडिया पुराना है, लेकिन अब 2025 में दोनों इशू वापस पार्लियामेंट का एजेंडा बन करके आ गए हैं। 2025 में जो कंसर्न उभर करके सामने आ रहे हैं, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। फरवरी 2025 में कांग्रेस पार्टी ने अमेंडमेंट्स पर ऑब्जेक्शन राइज किया था। सप्लायर्स की अकाउंटेबिलिटी को आपने कमजोर कर दिए हो। यदि एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूटते हैं, कुछ भी होता है, तो पैसा कौन देगा? डोमेस्टिक रिस्क बंद हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियर सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकती है। ये मूव ज्यादा इक्विपमेंट सप्लायर को प्रोटेक्ट करता है, ना कि सिटीजन को। इसमें कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन की फिलॉसफी रिफ्लेक्ट होती है, मतलब सप्लायर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप था ये स्टेप फॉरेन इंटरेस्ट अपीस करने के लिए है, मतलब खुश करो बस हो गया, क्योंकि मोदी जी का विजिट शेड्यूल्ड था। 2010 में PM मनमोहन सिंह ने क्लैरिफाई क्या कर दिया, कंपनसेशन लॉ का प्रोसेस 1999 से ही शुरू हो गया था, इसलिए ये नेचुरल है कि एक कानून आए, मतलब जरूरत है। उन्होंने अपोजिशन के इस आरोप को रिजेक्ट कर दिया कि ये लॉ ओबामा के विजिट से पहले आइडेंटिकली लाया गया था, उनके हिसाब से कि उनको खुश करने के हिसाब से हम लाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस अपना क्लियर और थॉटफुल स्टैंड लेगी कि नहीं लेगी, इस अमेंडमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। बाहर एक बड़ा डिबेट चल रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर, छोटे और फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर प्लांट जो फ्यूचर एनर्जी मिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कई देश इस रेस में हैं।
इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूशन अभी मात्र 3% से थोड़ा ज़्यादा है टोटल पावर जनरेशन के। अभी इंडिया के पास में 24 न्यूक्लियर प्लांट हैं जिनकी कैपेसिटी 8.8 गीगावाट है। ध्यान ये रखना है कि इंडिया ने 2000 तक 10 गीगावाट का टारगेट रखा था, लेकिन अभी तक वो अचीव नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का नया टारगेट है 22.48 गीगावाट का 2030 से 32 तक। 100 गीगावाट हम 2047 तक अचीव करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस सैनिटरी के लिए एम्बिशियस प्लान हम लेकर के चले। अब अपोजिशन पार्टी का जो बिहेवियर रहा है पास्ट का, वहाँ चर्चा होती है। पेटेंट एक्ट 1970 अमेंडमेंट अर्ली 2000s, पहले अपोजिशन ने अपोज किया था, इसके कारण डिले हो गया। बाद में स्टांस चेंज करके सपोर्ट किया, अमेंडमेंट पास हो गया। फिर इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट, एफडीआई सीलिंग राइज करना। अपोजिशन ने इनिशियली इसको रोक दिया, लेकिन बाद में सपोर्ट करके इसको कहा कि नहीं पास कर दो। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात करें, बांग्लादेश के साथ कॉन्क्लेव एक्सचेंज, अपोजिशन ने अपोज किया और डिले किया। बाद में बाईपार्टीजन कंसेशन बन गया और एग्रीमेंट रेटिफाई हो गया था। न्यूज़ वाले आर्टिकल की तरफ यदि हम जाते हैं दोस्तों, तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है जो कि मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार और राज्यपाल के संबंधों से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली ऐसा माना जाता है कि जहां पर अपोजिशन की सरकार है और वहां पर जो राज्यपाल भेजा गया है उसके बीच में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टसल चलते रहती है। राज्यपाल चाहता है खाली कि कैसे करके मैं वहां की सरकार को गिरा दूं, कैसे करके फाइल को मैं डिले कर दूं, कैसे करके जो इम्पोर्टेंट कानून आने वाले हैं उनमें मैं डिले कर दूं। लंबे समय तक फाइल दबा करके बैठे रहते हैं, विधेयक के ऊपर बैठे हैं, ना तो राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, ना तो सहमति दे रहे हैं और ना ही विधानसभा में भेज रहे हैं। इसी की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, यदि आप विधेयक को सहमति नहीं देते हैं तो वो अपने आप पास माना जाएगा। एक बात यह है कि विवाद हमेशा राज्य सरकार में ही होता है, केंद्र सरकार में तो नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो पूरी की पूरी सुनता है केंद्र सरकार की, वो जैसा बोलेगा वैसे ही करेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच में ये मैटर सुना है। इशू ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास होने के बाद बिल गवर्नर के एसेंट के लिए भेजा जाता है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। विधानसभा से पारित हो गया है, राज्यपाल के पास भेजे। केंद्र सर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या बोला है कि अगर गवर्नर अपनी सहमति विथहोल्ड कर लेता है तो वो बिल लैप्स हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन, सीजे गवई का कंसर्न क्या रहा है? बी आर गवई ने पूछा है कि अगर गवर्नर सिर्फ एसेंट विथहोल्ड करके बिल फेल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्नर की मर्जी पर डिपेंड हो जाएगा, मतलब उसका गुलाम। क्या इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नर एक तरह से अपील की अथॉरिटी बन गया है, सुप्रीम कोर्ट बन गया है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बैठकर उनके डिसीजन को फेल कर देगा? इससे तो डेमोक्रेटिक मैंडेट हमारा कमजोर हो जाएगा और गवर्नर की विम्स एंड फैंसीज, मतलब अपनी इच्छा और पॉलिटिकल बायस पर स्टेट के कानून डिपेंड हो जाएंगे। मतलब केंद्र सरकार बैठ करके राज्यपाल के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लग जाएगी। आर्टिकल 200 जो कि गवर्नर के ऑप्शन होते हैं कि कोई विधेयक मेरे पास आया है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सहमति देगा, अपनी सहमति को रोक लेगा। अभी यहाँ कंफ्यूजन है कि बिल लैप्स हो जाएगा कि नहीं होगा करके, सबसे बड़ा अभी कंफ्यूजन मौजूद है। तीसरा ऑप्शन है कि मैं राष्ट्रपति के पास भेज दूंगा, ठीक है, मनी बिल के अलावा जितने भी बिल हैं उन्हीं को मैं भेज सकता हूँ। अगर विधायक
विधानसभा दोबारा पास कर देता है तो गवर्नर बाउंड है एसेंट देने के लिए, मतलब अब साइन करनी पड़ेगा, क्या करूं। चौथा ऑप्शन है उसको रिजर्व करके रखूं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, अपने जेब में दबा के रखता हूं। प्रॉब्लम ये थी कि आर्टिकल 200 में विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट का मीनिंग क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इसी इंटरप्रिटेशन को लेकर अभी टसल चल रहा है। तो ये चीज काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। केंद्र सरकार ने जो अपनी बात रखी दोस्तों, उसमें ऐसा बोला जा रहा है, राज्यपाल ने पता चला कि बिल को रोक के रखा है, मतलब एसेंट को विथहोल्ड कर दिया है, अपनी सहमति नहीं दी है। ऐसे कौन सी कंडीशन में होगा जब नेशनल डेमोक्रेटिक विल को फ्रस्ट्रेट करे, फंडामेंटल राइट वायलेट हो, ऐसे कंडीशन में गवर्नर क्या काम करेगा, उसको विथहोल्ड कर लेगा। कपिल सिब्बल का काउंटर क्या था, अगर गवर्नर के पास ये पावर है कि एसेंट विथहोल्ड करके बिल को लैप्स कर दे, तो सेम लॉजिक आर्टिकल 111 के लिए होना चाहिए, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी प्रेसिडेंट को ये पावर दिया ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट के पास किए हुए बिल को अपनी मर्जी से फेल कर दे, इसलिए ये इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस तोड़ देगा। सॉलिसिटर जनरल मतलब केंद्र सरकार का 4 ऑप्शन आर्गुमेंट अंडर आर्टिकल 200। केंद्र सरकार के हिसाब से क्या बोला जा रहा है, एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड करना, इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक बिल लैप्स हो जाएगा, मतलब गया काम से। रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, मैं राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। चौथा है मैं रिटर्न कर दूं, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, मैं यदि रिटर्न करूंगा विधानसभा को, फिर वो लोग अपना पास करके फिर से भेजेंगे तो मेरे को साइन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अगर गवर्नर के पास विथ होल्डिंग मतलब लैप्स वाली पावर मान ली जाए तो इसका मतलब है कि गवर्नर के हाथ में बहुत बड़ा हथियार परमाणु बम आ जाएगा। ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ में हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मर्जी को एक अपॉइंटेड अथॉरिटी ओवरराइड कर देता है।